Hello everyone. Once again, welcome back to my YouTube channel, The Edo Heights. I hope you are regularly watching my videos. उम्मीद है आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने इश्यूज, टॉपिक से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज अगर हो तो आप मुझे कमेंट में लिखें और आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। योर कमेंट्स आर द टूल्स फॉर अस टू इवेलुएट। और अच्छा भी लगता है तो भी, नहीं अच्छा लगता है तो भी, अगर कोई इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं तो जो कुछ भी है वो आप शेयर करें और कमेंट्स में हमें डालें, क्योंकि आपके कमेंट्स को देख के ही हम अपने आप को जज कर पाते हैं और फिर हम उसमें चेंजेस और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट अस कंटिन्यू विद द चैप्टर द एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, थोड़ा सा पार्ट रह गया था जो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एक्चुअली, मोर अबाउट सॉल्ट्स। अभी अब हम सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे कि सॉल्ट्स क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या यूजेज हैं, ये सब कुछ हम सारी बातें अब हम इसके लेटर पार्ट में इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि सॉल्ट होता क्या है। तो हमने पिछले वीडियोज में भी देखा था और हम ऑलरेडी चैप्टर के बिगनिंग में ही पढ़ चुके हैं कि सॉल्ट्स आर द सब्सटेंसेज विच आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, एसिड और बेस के साथ जब रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होता है, तो उसमें वाटर बनते हैं और वाटर के साथ साथ एक कंपाउंड और बनता है जिसको कहते हैं सॉल्ट। क्लियर है? तो सॉल्ट जो होता है वो एक आयनिक कंपाउंड होता है, जो 9th क्लास में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड से आपने फॉर्मूला बनाने का तरीका देखा था 9th क्लास में। ठीक है, तो वही सारे फॉर्मूले सॉल्ट्स में आएंगे, क्योंकि जो भी सॉल्ट्स होते हैं वो सभी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयंस के मिलके बने होते हैं, राइट। और आयंस दो टाइप के होते हैं, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायंस होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होता है, उनको कैटायंस कहते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं उनको एनायंस बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी सॉल्ट में दो पार्ट होता है, रिमेंबर दैट, किसी भी सॉल्ट का दो पार्ट होता है, वन पार्ट इज कैटायन एंड अनदर पार्ट इज एनायन। द कैटायन पार्ट यानी जो पॉजिटिवली चार्ज आयनिक पार्ट होता है वो बेस से मिलता है, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट होता है एनायनिक पार्ट, वो एसिड से मिलता है। इसलिए सॉल्ट के जो दो पार्ट होते हैं उनके दो पार्ट्स को हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल कौन सा होता है? जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं सॉल्ट का, वो होता है बेसिक रेडिकल, क्योंकि वो बेस से आया होता है। और जो नेगेटिवली चार्ज पार्ट होता है आयंस, वो होता है एसिडिक रेडिकल, क्योंकि वो एसिड का पार्ट होता है, एसिड से आया होता है। तो कैसे, हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो, जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूं, जैसे सपोज करो कि एक सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, और सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आपको पता है सॉल्ट जो बनेगा वो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनेगा। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिस इज द एसिड। व्हेन दीज टू सब्सटेंसेज रिएक्ट टुगेदर देन इट फॉर्म्स अ सॉल्ट अलोंग विद वाटर। अब कैसे बनता है? देखो, आप बड़ी आसानी से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। कोई भी एसिड, कोई भी बेस अगर रिएक्ट करेगा तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, वो आप कैसे डिटरमाइन करते हैं? देखिए, बड़ी इजी टेक्निक है। हर एक बेस में हाइड्रोक्साइड होता है और हर एक एसिड में हाइड्रोजन होता है। ठीक है, ये तो पता है। तो जब ये रिएक्ट करेगा तो बेस का हाइड्रोक्साइड पार्ट और एसिड का हाइड्रोजन पार्ट, ये दोनों अलग हो जाएंगे और ये दोनों मिल करके क्या बना लेते हैं? वाटर। देख रहे हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड में से हाइड्रोक्साइड आयन और HCl में से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन पार्ट, ये दोनों मिलकर के, एक OH और एक H, ये दोनों मिलकर के बना लेते हैं क्या चीज? वाटर। one hydroxide ion and one hydrogen ion, these two combine to form water molecule। अब ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया, बेस में से OH निकल गया और एसिड में से हाइड्रोजन निकल गया, तो बचा क्या उसके पास? सोडियम हाइड्रोक्साइड में से हाइड्रोक्साइड पार्ट तो निकल गया वाटर के फॉर्मेशन में, बचा क्या चीज? सोडियम, राइट। तो ये सोडियम यहां रह जाएगा और एसिड में से क्या बच गया आपका? क्लोरीन, तो वो क्लोरीन यहां रह गया। ठीक है, तो बन गया ना सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया ना। बड़े आसान है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, जब रिएक्ट करेगा, कोई भी एसिड ले लेते हैं हम, कोई भी, जो भी आपका मन करे, सपोज हम ले लेते हैं नाइट्रिक एसिड। ओके,
तो HNO3 ये नाइट्रिक एसिड है। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड है। मैंने क्या कहा था कि बेस में से हाइड्रोक्साइड और एसिड में से हाइड्रोजन दोनों को सेपरेट कर देना है। बट याद रखना, जितना हाइड्रोक्साइड लेंगे उतना ही हाइड्रोजन भी होना चाहिए, या सिंपली जितना हाइड्रोजन उतना ही हाइड्रोक्साइड, दोनों इक्वल अमाउंट में। क्योंकि एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड ये दोनों मिलकर के एक मॉलिक्यूल वाटर बनाते हैं। तो जितने हाइड्रोक्साइड होंगे उतने ही हाइड्रोजन भी होगा वहां पे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या था? पहले वाले इक्वेशन में क्या था कि हाइड्रोक्साइड भी 1 थे और हाइड्रोजन भी 1 था, दोनों के एक एक यूनिट ही थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, 1 यूनिट ऑफ वाटर कंप्लीट बन गया था। लेकिन यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड आयन 2 है, जबकि नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन एक ही है, सिंगल है। तो हाइड्रोजन 2 चाहिए ना हमको, 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो नाइट्रिक एसिड में 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 नाइट्रेट भी हो गए। ऑलराइट, अब क्या करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से 2 हाइड्रोक्साइड आयन और नाइट्रिक एसिड में से 2 हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर के बना लेंगे वाटर। ये यहां से निकल गया, यहां से हाइड्रोक्साइड, यहां से हाइड्रोजन, ये दोनों निकल गया, बन गया क्या चीज? 2 यूनिट वाटर के बन गए। 2 यूनिट क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोक्साइड आयन भी था और 2 हाइड्रोजन भी था, तो 2 यूनिट वाटर का बनेगा। अब रह गया बचा हुआ पोर्शन क्या है? देखो, बेस में से कैल्शियम रह गया और एसिड में से नाइट्रेट रह गया, NO3। तो सॉल्ट क्या बनेगा? बेस का कैल्शियम और एसिड का नाइट्रेट। लेकिन नाइट्रेट कितने थे? 2 थे ना, एक नहीं था, 2 था यहाँ पे। ये जो 2 था वो इसके लिए भी था। तो नाइट्रेट जो आएगा यहाँ पे वो 2 आएगा, यानी NO3 ब्रैकेट में लेकर के हम बाहर एक सबस्क्रिप्ट डाल देंगे 2, यानी कैल्शियम नाइट्रेट। तो ये कैल्शियम नाइट्रेट बन गया CaNO3 होल ट्वाइस। तो सॉल्ट बन गया ना ये। तो बड़े आसान होते हैं। अगर आपको एसिड और बेस पता हो कि कौन सा एसिड कौन सा बेस रिएक्ट करते हैं, तो उनका फॉर्मूला लिखने के बाद आप इजिली लिख सकते हो उनके सॉल्ट का फॉर्मूला, कौन सा सॉल्ट बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, मैंने अभी बताया था कि किसी भी सॉल्ट में 2 पोर्शन होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक होता है बेसिक रेडिकल और एक पार्ट होता है एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल जो बेस से आया होता है और एसिडिक रेडिकल जो एसिड से आया होता है। तो ये जो 2 सॉल्ट बने अभी हमारे पास, एक है ये सोडियम क्लोराइड और एक है कैल्शियम नाइट्रेट। इन दोनों में देखो, सोडियम क्लोराइड में जो एक पार्ट है सोडियम वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कहां से मिला है हमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिला है। तो ये बेसिक रेडिकल हो गया ना, Na+ क्या था? वो बेसिक रेडिकल था। अब क्लोरीन कहां से आया है? HCl से आया हुआ है। तो ये जो क्लोराइड आयंस के फॉर्म में होंगे वो, तो जब क्लोराइड आयन जो होगा वो एसिड से मिला हुआ है आपको, दैट्स व्हाई दिस इज द एसिडिक रेडिकल। तो सोडियम क्लोराइड के 2 पार्ट हो गए, एसिडिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल इज सोडियम एंड एसिडिक रेडिकल इज क्लोराइड। क्लियर? सिमिलरली इसमें देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड में जब रिएक्शन हुआ तो कैल्शियम नाइट्रेट बना। अब कैल्शियम नाइट्रेट के जो 2 पार्ट है, 1 पार्ट इज कैल्शियम, दिस इज द बेसिक रेडिकल, अनदर पार्ट इज नाइट्रेट, दिस इज द एसिडिक रेडिकल। तो 2 पार्ट मिल गया ना आपको। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बना हुआ है, देखो यहाँ पे हमें फिल करना है। तो ये कुछ सॉल्ट्स के नाम फॉर्मूले हैं, यहाँ पे बेसिक रेडिकल लिखना है और यहाँ पे एसिडिक रेडिकल लिखना है। तो सिर्फ फॉर्मूला देख करके, अच्छा फॉर्मूला देख करके भी आप बता सकते हैं कि कौन सा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ एसिड और कुछ बेस के फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, एक छोटा सा। कुछ ही एसिड होते हैं, 3-4 एसिड है और 2-3 बेस होता है जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो देखिए, सम कॉमन एसिड जो होते हैं, सम कॉमन एसिड्स जो कि फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो कॉमन एसिड्स में कौन कौन से यूज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, कार्बनिक एसिड होता है H2CO3, उसके बाद H2SO3, ये इसको हम सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, और एक और ले लेते हैं, एक यहाँ पे ले लेते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3। ये जो 4-5 हैं, एक और होता है एसिटिक एसिड ले लेते हैं, कई बार वो भी आ जाता है हमारे पास। तो एक एसिटिक एसिड CH3COOH। यही 6-7 एसिड है जो आपको फ्रीक्वेंटली मिलेगा, फ्रीक्वेंटली यूज होता है। चैप्टर में आपको यही सारे एसिड्स मिलेंगे आपको रिएक्शंस के अंदर। और कुछ बेसिस भी ले लेते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है। वो बेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो मोस्टली आपको हर जगह दिख जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एक ले लेते हैं हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड
देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये ही 4-5 बेसिस हैं जो फ्रीक्वेंटली आएगा, यूज होता रहता है, रिपीट होता रहता है। एक चीज बड़ा कॉमन सा है, देखो आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सिर्फ अमोनियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ के बाकी जितने भी बेसिस हैं उनका जो पहला वाला पोर्शन है वो ध्यान से देखो, सब के सब मेटल है ना। हाइड्रोक्साइड के साथ जो कंबाइंड पार्ट है वो क्या है, सोडियम दैट इज द मेटल, पोटेशियम दैट इज द मेटल, कैल्शियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, जिंक हाइड्रोक्साइड मेटल, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मेटल। जितने भी बेसिस होते हैं उसमें हाइड्रोक्साइड के साथ मेटल का कॉम्बिनेशन होता है। तो बहुत ही आसानी से पहचान जाओगे कि सॉल्ट में, किसी भी सॉल्ट में जो मेटल पार्ट होगा वो बेसिक रेडिकल होता है। सिर्फ एक अमोनियम को छोड़ करके, ये अमोनियम पॉलीएटॉमिक आयन है लेकिन इसका भी चार्ज पॉजिटिव होता है। तो ये याद रख लेना है, अमोनियम आयन जो होता है वो बेस से आया होता है और ये बेसिक रेडिकल होता है, और बाकी के पोर्शन जो होता है वो एसिडिक रेडिकल होते हैं। तो कोई भी सॉल्ट अगर गिवन हो, अगर ये एसिड आपको याद है और ये बेसिस कुछ पता है आपको बारे में, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि पोटेशियम सल्फेट, दिस इज K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। अब पोटेशियम सल्फेट में यह पूछा गया है कि इस सॉल्ट में बेसिक रेडिकल कौन सा है और एसिडिक रेडिकल कौन सा है। मैंने क्या कहा था अभी कि जो सॉल्ट है उस सॉल्ट में जो पहले वाला बिगिनिंग का जो पार्ट होता है वो बेसिक रेडिकल ही होता है, बिगिनिंग वाला पोर्शन बेसिक रेडिकल ही होता है। और दूसरा तरीका पहचानने का मैंने यहां पे भी बताया कि जो मेटल के पार्ट होता है, जो मेटेलिक पार्ट होता है वो बेसिक रेडिकल होता है। यहां देखो पोटेशियम है ना, पोटेशियम इज द मेटल और ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होता है, तो इसका बेसिक रेडिकल क्या हुआ, K+ आयन, क्योंकि बेसिक रेडिकल हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो K+ आयन जो है यहाँ पे वो बेसिक रेडिकल है। नंबर नहीं लिखना है, 2 हो या 3 हो या 4 हो, वो नहीं लिखना है, हमें सिर्फ ये बताना है कि इसका बेसिक रेडिकल कौन सा है, बेसिक पार्ट कौन सा है। तो K+ आयन, पोटेशियम आयन हो गया इसका बेसिक रेडिकल, और पोटेशियम को छोड़ के बाकी जितना पोर्शन बच गया वो सारा एसिडिक रेडिकल है। तो यहाँ पे पोटेशियम के अलावा और क्या चीज है, SO4। तो SO4 जो है वो है आपका क्या चीज, एसिडिक रेडिकल। अब ये चार्ज कितना आएगा, चार्ज भी लिखना जरूरी है, क्योंकि बेसिक पार्ट में पॉजिटिव चार्ज होगा और एसिडिक पार्ट में नेगेटिव चार्ज होगा। किस पे कितना चार्ज होता है वो 9th क्लास में आपने पढ़ा था, अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से वापस उसको रिवाइज कीजिए 9th क्लास वाले बुक को, सभी का चार्ज हमको टेबल में दिया हुआ है वहां पे, यू हैव टू मेमोराइज इट। सल्फेट पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। तो एसिडिक रेडिकल क्या हुआ, SO4, और बेसिक रेडिकल हो गया पोटेशियम आयन, करेक्ट। सिमिलरली सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट में मेटेलिक पार्ट कौन सा है आपका, सोडियम, तो ये बेसिक रेडिकल हो गया, Na+ इसका बेसिक रेडिकल हो गया, और सल्फेट क्या हुआ इसका, एसिडिक रेडिकल। यहां पे अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम जो आयन जो है वो बेसिक रेडिकल है और क्लोराइड आयन जो है वो एसिडिक रेडिकल है, करेक्ट। अब अगर क्वेश्चन ये पूछे आपसे किसी कोई भी कि पोटेशियम सल्फेट, अभी आपने पढ़ा था कि सॉल्ट जो होते हैं वो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, तो डेफिनेटली पोटेशियम सल्फेट जो सॉल्ट है वो भी किसी एसिड और किसी बेस के रिएक्शन से बना होगा। तो आप बताओ कि कौन सी एसिड, किस एसिड और किस बेस के रिएक्शन से ये पोटेशियम सल्फेट बना होगा। तो वेरी सिंपल, जो पहचान लो, पहले हमें क्या करना है, पहचान लेना है कि बेसिक रेडिकल कौन सा है, एसिडिक रेडिकल कौन सा है। बेसिक रेडिकल है हमारा पोटेशियम, इसका मतलब जो बेसिक पार्ट होगा, बेस रहा होगा, वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहा होगा, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट बेस और एसिड से बना हुआ, तो बेस कौन सा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड कौन सा, एसिडिक रेडिकल सल्फेट है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एसिड के फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें ये देखिए कि किस एसिड में सल्फेट आता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में सल्फेट आ रहा है ना, इसका मतलब पोटेशियम सल्फेट जो बना होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से बना होगा, ठीक है, क्लियर है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करेंगे तो पोटेशियम सल्फेट बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये इसका बेसिक रेडिकल, ये इसका एसिडिक रेडिकल। सिमिलरली अमोनियम क्लोराइड को ले लो आप, अमोनियम क्लोराइड का बेसिक रेडिकल है अमोनियम आयन और एसिडिक रेडिकल है क्लोराइड आयन। तो इसका मतलब ये किस बेस और किस एसिड के कॉम्बिनेशन से, रिएक्शन से बना होगा, तो अमोनियम क्लोराइड बना होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से और क्लोराइड आयन। अब एसिड में देखिए कि कौन से एसिड है जिसमें क्लोरीन आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो HCl और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एसिड कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस कौन सा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से ये सॉल्ट बना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई भी सॉल्ट गिवन हो तो उसको आप पहचान सकते हैं कि वो सॉल्ट किस एसिड और किस बेस के रिएक्शन से बना है। तो मैं यहाँ पे कुछ और भी सॉल्ट्स के फॉर्मूले लिख रहा हूं यहाँ पे इधर, और आपको इसी तरह से एक टेबल तैयार करना है और साथ में ये भी लिखना है कि एसिड, उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट एसिड था, जो पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस था, वो कौन कौन से हैं, और वो भी लिखना है आपको। यू हैव टू राइट द इक्वेशन। जैसे मैं एक करके दिखाता हूं आपको यहाँ पे। ये तो ठीक है, ये सारा याद रखना है आपको, ये एसिड के फॉर्मूले, बेस के फॉर्मूले याद रखना, ये हेल्प करेगा आपको पहचानने में, एसिडिक रेडिकल बेसिक रेडिकल को पहचानने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना है। अब यहाँ पे मैं इसी चीज को बताता हूं कि ये जो सॉल्ट्स हैं ये किस एसिड और किस बेस के रिएक्शन से बना है और वो रिएक्शन कैसे हुआ वो मैं दिखाता हूं यहाँ पे। तो लेट अस सी, सबसे पहले हम चलते हैं पोटेशियम सल्फेट का। पोटेशियम सल्फेट कैसे बना, देखो पोटेशियम सल्फेट यानी इसका बेसिक पार्ट क्या है, पोटेशियम आयन है। ठीक है, एसिडिक पार्ट क्या है, सल्फेट आयन है। तो बेस और एसिड के रिएक्शन से बना होगा। बेस कौन सा लेंगे आप, यहाँ पे हम बेस लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड कौन सा लेंगे आप, सल्फेट जिसमें आता हो। सल्फेट किस एसिड में आता है, H2SO4 में। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फेट आता है, तो हमने एसिड ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड। और बेस कौन सा लेंगे आप, जिसमें पोटेशियम आता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब मैंने ये भी बताया था कि जितना हाइड्रोक्साइड होगा उतना ही हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो बेस में हाइड्रोक्साइड 1 है, 1 यूनिट है, और एसिड में हाइड्रोजन 2 यूनिट है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो जब ये रिएक्शन होता है एसिड और बेस में, तो क्या होता है एक्चुअली, बेस में से हाइड्रोक्साइड निकल जाता है और एसिड में से हाइड्रोजन निकल जाता है। ये हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन ये निकल गया बाहर, और जब बाहर निकल गया तो बन गया यहां से वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। वो कितने वाटर बनेगा, 2 हाइड्रोक्साइड और 2 हाइड्रोजन, यानी 2 वाटर मॉलिक्यूल बन गया। और बच गया क्या चीज आपके पास, 2 यूनिट पोटेशियम और 1 यूनिट सल्फेट। तो सॉल्ट कौन सा बन गया आपका, K2SO4, ये सॉल्ट बना। ठीक है, तो ये जो सॉल्ट हमने कहा था, तो आपको मैं कुछ सॉल्ट्स के फॉर्मूले दे रहा हूं यहाँ पे। आपको इसी तरह से टेबल बनाना है। पहले हमें बेसिक रेडिकल पहचानना है, फिर एसिडिक रेडिकल पहचानना है, और उसी के आगे में ये रिएक्शन भी शो करना है हमको कि कैसे बना, रिएक्शन हुआ, कौन सा एसिड कौन सा बेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने टेबल बना दिया है। आइडेंटिफाई द बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल एंड द रिएक्शन बाय विच द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड। ओके, ये कुछ सॉल्ट्स के फॉर्मूला है, इसमें आपको पहचानना है एसिडिक रेडिकल, इस सॉल्ट के बेसिक रेडिकल कौन सा है, जैसा पिछले पार्ट में मैंने दिखाया था। सिमिलरली एसिडिक रेडिकल क्या है वो यहां लिखना है, बेसिक रेडिकल यहां लिखना है। और मैग्नीशियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, इस सॉल्ट का फॉर्मेशन जो हुआ है एसिड और बेस के रिएक्शन से, जो फॉर्मेशन हुआ है, उस फॉर्मेशन के लिए जो प्रॉपर रिएक्शन है, उस रिएक्शन का इक्वेशन आपको यहाँ पे लिखना है। ऑलराइट, तो इसी तरह से सभी सॉल्ट्स के लिए कंप्लीट करना है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर दिस टेबल। ऑलराइट, तो बच्चों वन मोर फैक्ट अबाउट द सॉल्ट आई वांट टू टेल यू। सॉल्ट के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ आपको कि सॉल्ट का नेचर कैसा होता है। सॉल्ट एसिडिक होता है, या सॉल्ट बेसिक होता है, या सॉल्ट न्यूट्रल होता है, क्या सा होता है। तो चूंकि एक कंफ्यूजन सा होता है, हमेशा माइंड में एक कंफ्यूजन सा होता है। क्यों कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आपको पता है कि सॉल्ट जो बनते हैं वो एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, न्यूट्रलाइजेशन से बनता है। एंड यू नो दैट acids have the pH value less than 7 and bases have the pH value of more than 7। और जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो सॉल्ट जो बनेगा उसका पीएच वैल्यू इक्वल टू 7 होना चाहिए, यानी जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होना चाहिए। इट शुड बी नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। ठीक है, ये एक माइंडसेट होता है लोगों का, बच्चों का, बट ऐसा नहीं है हमेशा। इट इज करेक्ट, ठीक है, जब एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होगा तो जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी द न्यूट्रल सॉल्ट, बट इट इज ओनली अंडर द सर्टेन कंडीशंस। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल ही होगा। तो किस कंडीशन में, अब सॉल्ट जो है वो एसिडिक भी होंगे, बेसिक भी होंगे, या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह का सॉल्ट हो सकता है। तो किस कंडीशन में कैसा सॉल्ट बनेगा, उसके लिए मैं एक तरीका बताता हूं। देखो, अब डिपेंड करता है कि वो सॉल्ट किस एसिड और किस बेस से बना हुआ है। ठीक है, आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था
कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कुछ वीक एसिड्स होते हैं। ऑलराइट, सिमिलरली कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, कुछ वीक बेस होते हैं। तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा एसिड वीक है, सिमिलरली कौन सा बेस स्ट्रांग है, कौन सा बेस वीक है। तो थोड़े से ही एग्जांपल्स है, बहुत ज्यादा नहीं याद करना है, जो हार्डली 2 4 5 एग्जांपल्स यूजुअली बार बार रिपीट होकर के आता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दोज एसिड्स एंड दोज बेसिस ओनली। हियर आई हैव रिटन सम एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो देखो यहाँ पे ये है स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, देयर आर सम स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपका इतना ही काफी है इसके लिए। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। ये 4 नाम याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? कौन कौन से 4 स्ट्रॉन्ग एसिड्स है हमारे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड। सिमिलरली वीक एसिड्स में कौन कौन से होते हैं? तो ये 2-3 नाम है, आपको याद कर लीजिए, इतना काफी है आपके लिए। दिस इज H2CO3 कार्बनिक एसिड, CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड, H2SO3 दैट इज सल्फ्यूरस एसिड। ये 2-3 सल्फ्यूरस एसिड नहीं भी याद करोगे, इतना ज्यादा फ्रिक्वेंटली अकरिंग नहीं है ये, बट अगर याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। तो ये 3 आप वीक एसिड के नाम याद कर लीजिए और ये 4 स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम याद कर लीजिए। ओके, ये आपकी पहचान में होनी चाहिए हमेशा। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस में देखो, स्ट्रॉन्ग बेसिस में आता है मोस्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, दी आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस। और भी होते हैं बट हमें अभी इतने से ही काम कर लेना है, इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इतना ही याद रखना है। तो स्ट्रॉन्ग बेस में ये 3 है, इसके अलावा जो भी बेस आपको मिले वो समझ लो वो वीक बेस है। तो सम ऑफ द एग्जांपल्स आर हियर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये 3 एग्जांपल्स हमने दिया है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये देख लो, MgOH होल ट्वाइस, AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा और भी बेसिस होते हैं, जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, आयरन हाइड्रोक्साइड हो गया। ये ऐसे जो भी हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सारे वीक बेस होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पता ना चले कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है, तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस के ये 3 एग्जांपल याद करने हैं सिर्फ। अगर इन तीनों में से कोई नहीं है, कुछ और है, तो मान लो वो वीक बेस है। ठीक है, ये तो स्ट्रॉन्ग बेसिस और भी होते हैं, लेकिन आपको आपकी क्लास में अभी आने के चांसेस नहीं है वैसा कुछ, तो इतना काफी है। तो यू हैव आइडेंटिफाइड द स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। अब यहां पे देखें, और मैंने बताया था कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक होगा, कौन सा सॉल्ट बेसिक होगा और कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल होगा। वो डिपेंड करता है कि वो सॉल्ट किस एसिड और किस बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 केस बनता है। इफ द सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी जो सॉल्ट बना है वो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बना है तो वो सॉल्ट होगा न्यूट्रल। करेक्ट, और उसका पीएच वैल्यू होगा कितना? 7। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मेक द न्यूट्रल सॉल्ट। दूसरा केस, इफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर देन द सॉल्ट फॉर्म विल बी एसिडिक इन नेचर। मतलब अगर कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बना तो वो सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक नेचर का होगा और उसका पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा। ठीक है, pH value is less than 7. Now the third case is if the neutralization process takes place between weak acid and strong base. weak acid और strong base के न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक नेचर का होता है और उसका pH वैल्यू होता है 7। तो 3 केस बना यहाँ पे, देखा आपने। एक और केस आता है, आपके दिमाग में चल रहा होगा ये क्वेश्चन, कि अगर दोनों वीक हो, एसिड भी वीक और बेस भी वीक होगा, तो सॉल्ट कैसा बनेगा। तो देखियो वो जो लास्ट केस है ना, 4th केस, इफ द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द वीक एसिड एंड वीक बेस, देन देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। द सॉल्ट मे बी न्यूट्रल, द सॉल्ट मे बी एसिडिक और द सॉल्ट मे बी बेसिक। वो डिपेंड करता है कि जो आपके वीक बेस और वीक एसिड थे उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है। ये सब बड़े बड़े टर्म्स हैं, वो अभी आपको 10th क्लास में नहीं जानना है, वो 11th क्लास में जब जाएंगे तो समझेंगे इस चीज को। ठीक है, तो ये इतने कठिन शब्दों के पीछे नहीं जाना है। वो 4th केस आपको नहीं सोचना है अभी, 4th केस अभी हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो सिर्फ ये 3 केस कंसीडर करेंगे, द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बिटवीन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस,
between the strong acid and weak base and between the weak acid and strong base. And in these three cases, the salts formed are neutral, acidic and basic respectively. अब देखो, अगर आपको सॉल्ट का नेचर फाइंड आउट करना है, सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला गिवन है और आपसे पूछा गया है कि बताओ ये सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल या एसिडिक या बेसिक, तो सिर्फ सॉल्ट का फॉर्मूला देख करके आप कैसे बता देंगे कि वो सॉल्ट एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है? तो बहुत ही आसान है। अभी प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था कि जब सॉल्ट बनता है तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट बेसिक रेडिकल होता है और एसिडिक रेडिकल होता है। यानी सॉल्ट को देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि ये सॉल्ट किस एसिड और किस बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बना है। तो देखो NaCl है, सोडियम क्लोराइड। मैंने कहा था जो बिगिनिंग वाला जो पहला पोर्शन होता है ना, वो बेसिक रेडिकल होता है, अर्थात वो बेस से मिला होता है हमें। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है, बेसिक रेडिकल इसका सोडियम। तो देखो सोडियम वाला कौन सा हाइड्रोक्साइड होता है, जितने हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेस होते हैं। तो बेस कौन सा होगा, कोई ऐसा बेस होगा जिसमें सोडियम होगा, यानी सोडियम का हाइड्रोक्साइड होगा। तो बेस कौन सा था इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी ये जो सोडियम क्लोराइड बना है वो किस बेस से बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, और जो दूसरा पार्ट है वो एसिडिक पार्ट है, और Cl क्लोरीन, और ये किस में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, HCl में। इसका मतलब जो एसिडिक पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो बेसिक पार्ट था सोडियम वो स्ट्रॉन्ग बेस में है। यानी ये जो सॉल्ट बना वो किस चीज से बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग है, इसलिए जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे बनता है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एसिड एंड बेसेस ये थे। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के न्यूट्रलाइजेशन से बना है। ये स्ट्रॉन्ग बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। ठीक है, न्यूट्रल, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, व्हाट इज द डस्टर, इसको हम पहले नीचे लिख लेते हैं, फिर उसको आपका रिएक्शन दिखा देंगे। तो यहां पे हम लिख लेते हैं न्यूट्रल। ये न्यूट्रल सॉल्ट है और किस चीज से बना है, कैसे बना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl से बना है। ठीक है, अब देखो सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट कैसा है, तो पहले हम ये पता लगाते हैं कि सोडियम कार्बोनेट किस एसिड और किस बेस के रिएक्शन से बना। सोडियम यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसका जो बेसिक पार्ट होगा, जो बेस रहा होगा, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड रहा होगा। ठीक है, और कार्बोनेट CO3, तो ये एसिड से मिला होगा, ये किसी न किसी एसिड में पाया जाएगा। तो वहां पे एसिड्स की लिस्ट है, उस लिस्ट में देखिए कि कौन सा एसिड है जिसमें CO3 आता है। तो यू कैन सी हियर H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड है ना, इसमें कार्बोनेट पार्ट है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब ये जो एसिडिक पार्ट है वो कार्बोनिक एसिड से मिला है, हमें H2CO3 से मिला है, H2CO3। तो अब ये देखो कि इसमें से कौन एसिड, कौन वीक है और कौन स्ट्रांग है। तो H2CO3 क्या है, वीक एसिड है, और NaOH क्या है, स्ट्रांग बेस है। यानी जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हुआ वो स्ट्रांग बेस और वीक एसिड में, ये थर्ड वाला केस, स्ट्रांग बेस एंड वीक एसिड के साथ में हो रहा है। तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा, इट विल बी द बेसिक सॉल्ट। ऑलराइट, समझ में आ रहा है ना ये। अब इसमें एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे जिंक सल्फेट है। जिंक सल्फेट में सबसे पहला देखो बेसिक पार्ट कौन सा है आपका, जिंक। तो जिंक है बेसिक पार्ट, तो बेस कौन सा रहा होगा इसका, पेरेंट बेस ZnOH, जिंक हाइड्रोक्साइड। इसका जो पेरेंट बेस था, कॉन्स्टिट्यूएंट बेस था, वो था Zn हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ZnOH2। ओके, और एसिडिक पार्ट कहां से मिलेगा इसको, ZnSO4 है, SO4 हो गया इसका एसिडिक पार्ट। तो देखते हैं उसमें कौन से एसिड है जिसमें SO4 आता है। सल्फेट पार्ट किसमें आता है, सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4। यहाँ पे सल्फेट है ना, इधर देख रहे हैं हम। तो इसका मतलब जो इसका बेस एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है, H2SO4 ये। तो जिंक सल्फेट बना है जिंक हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन से। तो फिर अब इसमें से पहचानिए कि इसमें से कौन स्ट्रांग है और कौन वीक है। यू कैन सी जो H2SO4 है वो स्ट्रांग एसिड है, और ZnOH2 क्योंकि
हमने बताया था कि स्ट्रॉन्ग बेस का 3 नाम याद रखो। अगर इसके अलावा, इन तीनों के अलावा कुछ भी है तो वो वीक है। तो जिंक हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, वीक बेस हुआ। तो वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, फिर से वो थर्ड वाला केस आ गया। तो ये जो सॉल्ट है वो भी आपका बेसिक सॉल्ट ही बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। एक हम देख लेते हैं जहां पे एसिडिक सॉल्ट होगा। एसिडिक सॉल्ट है इसमें, यस। अगला वाला देखिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का बेसिक पार्ट क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। एल्यूमिनियम है तो बेसिक बेस कौन सा रहा होगा इसका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और एसिडिक पार्ट कौन सा है इसका, क्लोरीन। क्लोरीन किस वाले एसिड में आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl में। तो इसका मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट एसिड होगा इसका वो HCl होगा। बेस था एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और एसिड था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें से पहचानो कि वीक है या स्ट्रांग है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो था वो स्ट्रांग एसिड है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस है। तो कौन सा केस बना, स्ट्रांग एसिड प्लस वीक बेस। स्ट्रांग एसिड सेकेंड वाला केस, स्ट्रांग एसिड प्लस वीक बेस। तो क्या बनेगा इसमें, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। तो ये जो AlCl3 बना वो कौन सा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, करेक्ट। तो इस तरह से किसी भी सॉल्ट के फॉर्मूला देख करके आप उसका नेचर डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो सॉल्ट एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो अब ये दो और इसमें से रह गया है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट योरसेल्फ। और इसके अलावा मैं और भी कुछ सॉल्ट्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर देख लेना। वहां पे और भी कुछ सॉल्ट्स मैं लिख करके दे दूंगा, उसका नेचर आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से नेचर का होगा, एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल। तो ये था कुछ सॉल्ट्स के बारे में, कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं सम स्पेशल टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ओके, सबसे पहला सॉल्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, एंड नमक जिसको हम बोलते हैं वो यही है, सोडियम क्लोराइड, राइट। अब सबसे पहली चीज आते हैं कि कॉमन सॉल्ट के बारे में हम क्या जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड। कॉमन सॉल्ट, नमक जो होता है, सोडियम क्लोराइड, वो बनता कैसे है। तो हमारे कंट्री में ये बनता है सी वाटर के इवेपोरेशन से। ओके, यू कैन सी वाटर को बड़े बड़े गड्ढे में कैप्चर करके और उसको इवेपोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं। सनलाइट के आने की वजह से वो वाटर इवेपोरेट हो जाता है और उसमें जो डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में वहां पे रह जाता है। अब उस सॉलिड फॉर्म में जो सॉल्ट मिला आपको वो प्योर सॉल्ट नहीं होता, वो प्योर सोडियम क्लोराइड नहीं होता। उसमें बहुत तरह के और भी अदर सॉल्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे कैल्शियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये और भी डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं विच आर नॉट यूजफुल फॉर अस, करेक्ट। तो वो जो इवेपोरेशन से सॉल्ट बना वो फिर ले जाते हैं प्रोसेसिंग के लिए, इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है, वहां पे उसको रिफाइन करते हैं। रिफाइन होने के बाद फिर वो सोडियम क्लोराइड आता है हमारे घर में। जो आयोडाइज सॉल्ट हमारे घर में जो आता है वो आयोडाइज कॉमन सॉल्ट होता है। तो एक्चुअली आयोडाइज कॉमन सॉल्ट का मतलब ये हुआ कि सी वाटर के इवेपोरेशन से जो कॉमन सॉल्ट हमने तैयार किया इंडस्ट्रीज में, उसमें आयोडीन, एक रिक्वायर्ड अमाउंट में आयोडीन मिक्स कर देते हैं, अलग से मिक्स किया जाता है उसको, और तब उसको पैकिंग की जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द आयोडाइज सॉल्ट। क्यों आयोडीन मिक्स करते हैं ये आपको पता होगा। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स इन द बॉडी। ओके, और अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो आदमी को डिजीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द गॉइटर। एंड दैट्स व्हाई इंसान को आयोडीन की कमी ना हो इसलिए कॉमन सॉल्ट में ही आयोडीन मिक्स कर दिया जाता है। क्लियर है, तो दैट इज द आयोडाइड सॉल्ट। तो अब देखिए ये आयोडीन, ये जो कॉमन सॉल्ट है ना, इसका हमारे देश में बहुत ही, हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इसका, सोडियम क्लोराइड का। गांधी जी, आपको पता है गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, नमक बनाने के लिए चले थे, पूरे ग्रुप को लेकर के पूरा एक हुजूम लेकर के चले थे। और सबसे पहले अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को उन्होंने तोड़ा था, समुद्र के सी वाटर से नमक बना करके। क्लियर। तो इस कॉमन सॉल्ट का हमारे स्ट्रगल में, फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब कॉमन सॉल्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी वाटर से ही बनता है, ये कॉमन सॉल्ट रॉक सॉल्ट से भी बनता है। रॉक सॉल्ट एक और है, सोडियम क्लोराइड का एक और है, एक अयस्क है, जहां से जिसके प्रोसेसिंग से कॉमन सॉल्ट बनता है। बहुत सारे कंट्रीज में रॉक सॉल्ट से ही कॉमन सॉल्ट बनाया जाता है, बट ऑन द लार्ज स्केल इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सी वाटर। क्लियर। तो दिस वाज द कॉमन सॉल्ट। अब ये कॉमन सॉल्ट
तो ठीक है, फूड आइटम का एक इंग्रेडिएंट होता है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे अदर केमिकल सब्सटेंसेस को बनाने में भी कॉमन सॉल्ट को यूज किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। ऑलराइट, सोडियम क्लोराइड इज यूज एज अ रॉ मटेरियल इन द प्रिपरेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स। उनमें से कुछ केमिकल कंपाउंड्स अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जैसे कि बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, ये कॉस्टिक सोडा। ओके, ये सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज होता है। तो हम इन सभी कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। अभी आपका अगला कंपाउंड है, कॉमन सॉल्ट के बाद जो दूसरा कंपाउंड हम पढ़ेंगे दैट इज द कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा ये कॉमन नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा, और इसका केमिकल नेम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑलराइट, ये कॉस्टिक सोडा, इसकी पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो कॉस्टिक सोडा व्हाइट क्रिस्टलाइन डेलिकेसेंट सॉलिड होता है। देखिए वहां पे व्हाइट क्रिस्टलाइन डेलिक्वेसेंट सॉलिड होता है वो। ओके, और ये पेलेट्स के फॉर्म में भी, टुकड़े के फॉर्म में ऐसे भी मिलते हैं। इट इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में बहुत ही आसानी से, बहुत तेजी से डिजोल्व होता है, घुलता है, और हाईली कोरोसिव होते हैं। एक्वस सोल्यूशन इज सोपी एंड स्ट्रांगली कोरोसिव टू स्किन, यानी जो कॉस्टिक सोडा का एक्वस सोल्यूशन होता है, वाटर में जब डिजोल्व हो जाता है तो ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ये भी एसिड की तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर में जब डिजोल्व होगा तो ये हाईली एक्सोथर्मिक, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। और जो इसका एक्वस सोल्यूशन होता है दैट इज हाईली कोरोसिव टू आवर स्किन। अगर आपकी स्किन पे पड़ गया तो वो एसिड से भी ज्यादा सीरियस बर्न करता है वो, तो इतना कोरोसिव होता है। तो इट इज रेडली सॉल्युबल इन वाटर, इट्स एक्वस सोल्यूशन इज सोपी एंड स्ट्रांगली कोरोसिव टू द स्किन, एंड इट इज द व्हाइट क्रिस्टलाइन डेलिक्वेसेंट सॉलिड। अब यहाँ पे एक टर्म आया यहाँ पे, डेलिक्वेसेंट। डेलिक्वेसेंट का मतलब क्या होता है? डेलिक्वेसेंट का मतलब होता है ऐसे चीजें, ऐसी सब्सटेंसेस जो अपने सराउंडिंग से मॉइस्चर को, वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके। तो जो चीजें अपने सराउंडिंग से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है उनको बोलते हैं डेलिक्वेसेंट। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये डेलिक्वेसेंट नेचर का होता है, यानी अगर आप आसपास कहीं पे रख देंगे तो कहीं पे भी अगर इसके प्लेट्स को रख देंगे तो अपने सराउंडिंग से वाटर वेपर्स को या मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करता रहेगा। इसलिए ऐसा एडवाइस दिया जाता है कि कॉस्टिक सोडा को कभी भी खुले हाथ से ना छुएं। लेबोरेटरी में जब आप जाएंगे केमिस्ट्री लैब में तो वहां पे भी कॉस्टिक सोडा मिलेगा आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स का फॉर्म में मिलेगा, बट नेवर ट्राई टू टच इट विद द बेयर हैंड। खुले हाथ से कभी भी उसको टच ना करें, क्योंकि हाथ में जो मॉइस्चर होता है वो एब्जॉर्ब करेगा और वो आपकी स्किन को बर्न कर सकता है। फाइन, सो दिस वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉस्टिक सोडा। नाउ विल नो अबाउट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ कॉस्टिक सोडा। ओके, तो हाउ इज कॉस्टिक सोडा प्रिपेयर्ड? Sodium hydroxide is prepared by a process called chlor-alkali process. Okay, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने का जो मेथड है उसका नाम है क्लोर-एल्कली प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर का जो सोल्यूशन होता है दैट इज कॉल्ड द ब्राइन सॉल्यूशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है क्लोर-एल्कली प्रोसेस में कि ब्राइन सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी लिबरेट होते हैं। ओके, तो यू कैन सी व्हाट इज क्लोर-एल्कली प्रोसेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ ब्राइन। ब्राइन मैंने बताया था इट इज द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। So this process is called chlor-alkali process. Okay, you can see sodium chloride plus water on passing electricity gives sodium hydroxide, chlorine and hydrogen. Here you can see the diagram. Okay, so now why it is called the chlor-alkali process? So it is named chlor-alkali because chlor stands for chlorine and alkali stands for sodium hydroxide. Sodium hydroxide is an alkali. तो ये इसी से नाम आया है इसका क्लोर-एल्कली प्रोसेस, राइट। इन दिस प्रोसेस क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड, क्लोरीन गैस इज ऑब्टेन्ड एट द पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट द नेगेटिव टर्मिनल दैट इज कैथोड। तो हाइड्रोजन कैथोड पे ऑब्टेन करते हैं और क्लोरीन गैस को एनोड पे कलेक्ट करते हैं। ओके, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो सोल्यूशन में नीचे बनता है। क्लियर है? तो ये था प्रिपरेशन मेथड ऑफ कॉस्टिक सोडा। ओके, अब
इसके यूजेस देखते हैं कि यूजेस क्या क्या है इसके, ठीक है। तो बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉस्टिक सोडा is used in the paper industries, it is used in the textile industries and widely used in making soaps and detergents. बहुत तरह के सोप्स होते हैं, बहुत सारे सोप्स होते हैं जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का, आपने सुना होगा कॉस्टिक वाला, इस साबुन में बहुत कॉस्टिक है, मतलब कॉस्टिक सोडा होता है। तो it is used in the preparation of soap and detergent, it is used in the making of, in the synthesis of artificial silk, it is also used in the paper industries, textile industries, एंड इट इज यूज इन डीग्रीजिंग मेटल्स, यानी मेटल्स का, आयरन का, एल्यूमिनियम का, जो मेटल इंडस्ट्रीज होते हैं उनके ऊपर जो ऑयल, ग्रीस ये सब आ जाता है ना, उनको हटाने के लिए, उनको क्लीन करने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। अभी तक आपने पढ़ा सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन सॉल्ट, दूसरा था कॉस्टिक सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब है तीसरा कंपाउंड हमारा बेकिंग सोडा। ओके, बेकिंग सोडा इज कॉमनली, इट्स कॉमन नेम इज बेकिंग सोडा एंड इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं हम। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, दिस बेकिंग सोडा, ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। देखिए यहाँ पे, इट इज द व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ऑलराइट, वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, इजिली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, और इसीलिए इसका यूज किया जाता है एरेटेड वाटर बनाने के लिए, सोडा वाटर बनाने के लिए, ठीक है। इट इज द बेसिक सॉल्ट, तो इसलिए इसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है, ठीक है। माइल्ड भी होता है, नॉन कोरोसिव भी होते हैं। नॉन कोरोसिव का मतलब ये हमारे स्किन को या हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते, ठीक है। ये बेसिक सॉल्ट होता है, क्लियर है। नाउ अनदर प्रॉपर्टी इज दैट एक्शन ऑफ हीट। व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा? तो होता क्या है कि अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, डिकम्पोजिशन होगा, एंड इट विल फॉर्म 3 कंपाउंड्स, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ओके, सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना, ये भी एक सॉल्ट है एंड दिस इज ऑल्सो द बेसिक सॉल्ट, एंड अलोंग विथ सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व एंड वाटर वेपर्स आर ऑल्सो इवॉल्व। तो ये जो रिएक्शन है इसका, एक्शन ऑफ हीट, यही रिएक्शन बेकिंग सोडा को बहुत यूजफुल बनाता है, बहुत यूजफुल पर्पस में काम आता है। ये कौन सा? किचन में जो ब्रेड, केक, पकौड़ा ये सब बनाने के लिए, क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए जो हम सोडा यूज करते हैं, मीठा सोडा, उसमें ये बेकिंग सोडा ही होता है, और वहां पे यही वाला रिएक्शन काम करता है। कैसे? जैसे आपने कोई ब्रेड या केक बनाया तो यू हैव टू प्रिपेयर द डो, जो आटा गूंथते हैं वो पहले बनाएंगे और उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा हम मिला देते हैं, बेकिंग पाउडर मिक्स कर देते हैं, ठीक। अब जब आप बेकिंग करेंगे, जब उसको पकाएंगे तो क्या होगा? हीटिंग हुआ, और हीटिंग होने से सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्शन डिकम्पोज हो जाएगा, ये रिएक्शन होगा उसका, सोडियम कार्बोनेट बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर वेपर्स बनेंगे, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स है ये तो इवॉल्व हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बाहर आएगा, और उसी बाहर इवॉल्व होने के चक्कर में, ऊपर राइज होने के चक्कर में ही वो ब्रेड और केक को क्या करते हैं? राइज कर देता है, फ्लफी बना देता है, ठीक है। तो ये आगे एक क्वेश्चन भी होगा कि क्या यूज है इसका, तो यूज यही होता है कि व्हेन ड्यूरिंग द बेकिंग ऑफ द ब्रेड और केक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड try to come up, try to rise up, and in this way it make the cake and bread fluffy and spongy. Alright, तो ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो इवॉल्व हो गया, बट उसके अंदर रह गया कौन सा? सोडियम कार्बोनेट। एक न्यू सब्सटेंस जो बना था ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो सोडियम कार्बोनेट रह गया वहां पे। ये सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट होता है। तो बेसिक सॉल्ट होने का मतलब ये हुआ कि अगर उस ब्रेड और केक को आप खाएंगे, एज इट इज खाएंगे, तो मुंह में जाने के बाद, चबाने के बाद वो बिटर टेस्ट देगा, बिकॉज बेसिस हैव द बिटर टेस्ट। तो जो रोटी, जो भी ब्रेड केक बनाया था हमने, वो एकदम से कड़वा सा लगेगा, बिटर टेस्ट देगा, बेकार सा होगा वो। तो ऐसा ना हो, ये ब्रेड एंड केक जो था, जो कुछ भी आपने पकाया, वो बिटर टेस्ट ना आए उसके अंदर, इसलिए क्या किया जाता है? उस बेकिंग सोडा के साथ कुछ एसिड मिला जाता है, माइल्ड एसिड, माइल्ड इडिबल एसिड, वीक एसिड जो खाने लायक हो, ऐसे। तो नॉर्मली टार्टरिक एसिड या सेट्रिक एसिड मिला जाता है उसके अंदर, ठीक है। टार्टरिक एसिड जो इमली में पाया जाता है, दैट वन, और दूसरा साइट्रिक एसिड भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये माइल्ड इडिबल एसिड्स होते हैं, जो अगर हम मिक्स कर दें बेकिंग सोडा के साथ, तो फिर जो सॉल्ट बनेगा सोडियम कार्बोनेट, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और उसके बिटर टेस्ट को, कड़वे टेस्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, और फिर
बेकिंग सोडा कैन बी यूज फॉर ईटिंग पर्पस। तो ये जो टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड जब मिला दिया जाता है बेकिंग सोडा के साथ, तब हम इसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर। ठीक है, यूज में यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि इट इज बेकिंग सोडा इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। तो व्हाट इज बेकिंग पाउडर? द बेकिंग पाउडर इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड इडेबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड, दैट इज द बेकिंग पाउडर। ओके, उसी को मीठा सोडा बोलते हैं मार्केट में। अब देखो, ये जो था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा, ये बनाते कैसे है? तो बनाने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसमें ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्राइन सॉल्यूशन से पास करवाते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ओके, अबाउट 28% सॉल्यूशन होता है ब्राइन सॉल्यूशन, सैचुरेटेड विद अमोनिया, यानी ब्राइन सॉल्यूशन सैचुरेटेड विद अमोनिया विच इज ऑल्सो नोन एज द अमोनियाकल ब्राइन सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन में से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे तो ये रिएक्शन होगा, यू कैन सी द रिएक्शन, NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2। ये यहां से यहां तक क्या है ना, NaCl प्लस H2O, ये तो हो गया ब्राइन सोल्यूशन। इसके साथ अमोनिया भी मिक्स कर दिया तो ये बन गया अमोनियाकल ब्राइन सोल्यूशन। और फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं तो रिएक्शन होता है और दो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे। कौन से? एक बनेगा अमोनियम क्लोराइड और दूसरा बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। करेक्ट। अमोनियम क्लोराइड तो सॉल्युबल होता है सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है, ये बहुत अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पाता एंड इट कैन बी इजिली प्रेसिपिटेटेड आउट, इट कैन बी सेपरेटेड आउट यूजिंग द फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो बेकिंग सोडा यहां से फिल्ट्रेशन से हमने बाहर निकाल लिया। तो बेकिंग सोडा प्रिपरेशन हो गया आपका, फिर उसको ड्राई कर दीजिए, क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिल जाएगा आपको। तो दिस वाज द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक कि यूजेस, व्हाट आर द यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के 3-4 यूजेस मैंने यहां पे लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेकिंग सोडा इज यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। बेकिंग सोडा यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। और ये बेकिंग पाउडर क्या होता है? ये बेकिंग पाउडर वही होता है जो घर में ब्रेड, केक, पकौड़ा एक्सेट्रा ये सब बनाने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज द बेकिंग पाउडर। ओके, और ये क्या होता है? ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड और सिट्रिक एसिड। ओके, नाउ अनदर यूज ऑफ बेकिंग सोडा इज इट इज द इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड्स। एंटासिड्स पहले जानते हैं कि एंटासिड क्या होता है। नाम से पता चल रहा है, एंटासिड मीन्स एंटी एसिड। ओके, आपने देखा होगा कि जब किसी को इंडाइजेशन होता है, खाने पीने बहुत ज्यादा एक्सेसिव खा लिया या स्पाइसी फूड खा लिया तो इंडाइजेशन हो जाता है। तो इंडाइजेशन को खत्म करने के लिए वो क्या खाते हैं? कुछ मेडिसिन खाते हैं, जैसे ये जेलुसिल एंड डाइजीन, ये और भी है, इनो भी खाते हैं। तो ये सब जो एंटासिड्स होते हैं जो एसिडिटी को कम करता है। तो एंटासिड्स आर दोज सब्सटेंसेज विच आर यूज्ड टू गेट रिड ऑफ इंडाइजेशन। एंटासिड्स उन सब्सटेंसेज को बोलते हैं जो इंडाइजेशन को खत्म करने के लिए, एसिडिटी को क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये जो बेकिंग सोडा है वो बहुत सारे एंटासिड्स के, सभी, हम ये नहीं कहते हैं कि सभी एंटासिड में ये होता है, लेकिन बहुत सारे एंटासिड्स होते हैं जिनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ये होता है बेकिंग सोडा। ठीक है, क्लियर है। अब तीसरा यूज क्या है इसका? एरेटेड वाटर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एरेटेड वाटर मतलब जो सोडा वाटर जो पीते हैं, तो वो भी कई बार होता है इंडाइजेशन हो जाता है तो लोग एरेटेड वाटर पीते हैं। तो वो एरेटेड वाटर कुछ नहीं होता, एक्चुअली बेकिंग सोडा इज डिजॉल्व इन वाटर, देन वी कॉल इट द एरेटेड वाटर। ओके, क्लियर है। वेरी इंपॉर्टेंट यूज ऑफ बेकिंग सोडा इज इट इज यूज इन द फायर एक्सटिंग्विशर। जो सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, ये वाला, तो वो उसमें यूज किया जाता है। सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं इसको। अब इसका जो स्ट्रक्चर देखोगे ना, अब स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा सा होता है। इसमें देखिए यहाँ पे कि एक पूरा कंटेनर है और उसके अंदर एक और कंटेनर है। ठीक है, ये जो आउटर कंटेनर है उसके अंदर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सोल्यूशन होता है। ठीक है, और अंदर में जो एक कंटेनर है उसमें होता है भरा हुआ सल्फ्यूरिक एसिड, और ये दोनों सेपरेटेड होते हैं, इनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता। बट इनर कंटेनर जो है उसके अंदर एक वॉल्व होते हैं, जो अगर ब्रेक हो जाए तो फिर ये दोनों केमिकल सब्सटेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे।
अब देखिए यहाँ पे जो लगा हुआ है ना, हैंडल जो लगा हुआ है लीवर, वो लीवर का एक पोर्शन नीचे तक आया हुआ है अंदर वाले कंटेनर के, ठीक है। तो जब आप इसके लीवर को पुल करेंगे, जब इसके लीवर को आप पुश करेंगे तो इंटरनल कंटेनर में जो वॉल्व है वो वॉल्व ब्रेक हो जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड बाहर आ जाएगा। इट विल मिक्स विद द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, द सोल्यूशन जो है बेकिंग सोडा का जो सोल्यूशन है उनके साथ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होगा, और रिएक्शन से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा और वाटर बनेंगे। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रहता है ना, ये हाई प्रेशर पे, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे झाग के फॉर्म में, फोम के फॉर्म में वो प्रेशराइज होकर के ऊपर की तरफ आता है और वो पाइप के थ्रू फिर वो हाई प्रेशर से नोजल से फिर ये बाहर आता है, राइट। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बर्निंग सब्सटेंस के आसपास आप फेंकिए तो वहां पे वो ऑक्सीजन सप्लाई कट कर देगा और आग को बुझाने में हेल्प करता है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, दिस इज द वर्किंग ऑफ द सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो दीज आर सम ऑफ द यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। क्लियर है ये? आई थिंक बेकिंग सोडा के बारे में क्लियर हो गया होगा सब कुछ। कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं बीच में, तो अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस आपके मन में आता है रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स, तो यू जस्ट गिव इन कमेंट, एंड कमेंट लिखना ना भूलें प्लीज। और वीडियो को पूरा देखिए, जब भी आप देखें वीडियो को पूरा देखें और एंड में अपने कमेंट दें, और जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चंस है वो आप वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, काफी लंबा खींचता जा रहा है, अभी और भी टॉपिक्स, कई सारे कंपाउंड्स अभी बचे हुए हैं, तो एक ही वीडियो में इतना सारा कंपाउंड को कवर करना फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो रिमेनिंग अदर कंपाउंड्स है, जैसे कि वॉशिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ब्लीचिंग पाउडर है, तो ये चीजें हम ना अगले वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जस्ट कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।